डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। दो 2019 में जब वो फर्स्ट टर्म में प्रेसिडेंट बन के आए थे तो उन्होंने बोला था कि मैं जितने ग्रीनलैंड में करीब 57,000 नागरिक रहते हैं उनको $1,00,000 दूंगा हर आदमी को और ग्रीनलैंड खरीद लो। तो लोगों ने सोचा है कि ये मजाक कर रहे हैं, बट अब जब वो दूसरी बारी राष्ट्रपति बन के आए हैं और स्पेशली 3 जनवरी के बाद जब उन्होंने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को उठा लिया है और जब वो ईरान पे पिछले साल जून में हमला कर दिया है और उनकी फोर्सेस अब मिडल ईस्ट में पहुंच चुकी हैं, अब इस थ्रेट को हर कोई सीरियसली ले रहा है। आइए जानते हैं कि इसकी स्ट्रेटेजिक रीजनिंग क्या है, क्यों ग्रीनलैंड एकदम नज़र में आ गया है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का वहाँ पे बेस नहीं है, एक अमेरिका का पिट्सबर्ग स्पेस स्टेशन है वहाँ पे, ये बहुत सालों से एस्टैब्लिश्ड है। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए और उनका रडार साइट है जिससे कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट आर्कटिक रीजन पे नज़र रखती है। आर्कटिक में जो बर्फ़ है वो सदियों से जमी हुई है, बट ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो धीरे धीरे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। जो रशिया और चाइना हैं उनके पास बड़े बड़े कटर्स हैं, जो स्नो कटर्स हैं शिप्स की शेप में, उनके आगे बड़ा सा एक एनविल जैसा रहता है, तो बर्फ़ को काटते हुए वो शिप्स अब ये जो आर्कटिक रीजन है ये अमेरिका, यूरोप और रशिया के ऊपर एक छतरी की तरह फैला हुआ है। तो जितने शिप्स चाइना और रशिया से यूरोप और अमेरिका की तरफ आना चाहते हैं, अब वो नॉर्मल रूट में एक बहुत लंबा रास्ता लेके आते हैं, साउथ चाइना सी से होते हुए इंडियन ओशन, केप हॉर्न अफ्रीका का पार करते हुए फिर या अटलांटिक से होते हुए पैसिफिक जाते हैं इन आइलैंड्स। बट अब ये जो रास्ता है ये गर्मियों में कुछ सालों से ये इन कटर्स की माध्यम से ये उससे क्या हो गया, जो जर्नी है यूरोप की और अमेरिका की, स्पेशली रशिया और चाइना की साइड से, वो बहुत छोटी हो गई है। ये एक मेन कारण है। दूसरा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत में चाइना ने अपने इस पूरे एरिया में फुटहोल्ड बढ़ा दिया है। रशिया वैसे ही अपने एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी के लिए अब निकल पड़ा है, क्योंकि वो बहुत साल तक देखता रहा कि जो नेटो के एक्सपेंशन है वो जब यूक्रेन तक आ गया, जो ये युद्ध चल रहा है इसके अभी कुछ दिनों में 4 साल हो जाएंगे, तो ये कई दिनों से गेम चल रही थी। बट सडनली जो ग्रीनलैंड है, जो कि डेनमार्क की एक कॉलोनी है, ऑटोनोमस है, उस पे इनका सदियों से राज चल रहा है डेनमार्क का, वो कहीं ना कहीं अभी बौखला गए हैं। एक अगर आपको याद हो तो 1981 में अर्जेंटीना का एक आइलैंड था फॉकलैंड्स, जिसको इन्होंने अटैक करके यूके ने कब्जा किया था। ये अर्जेंटीना से हट के है। तो ये जो ट्रंप है वो वही टेक्निक लगाएगा, क्योंकि ये अमेरिकन लैंड से काफ़ी दूर है और जो जेवियर मिली हैं अर्जेंटीना के जो प्रधानमंत्री हैं वो ट्रंप के काफ़ी क्लोज हैं। तो यूके कहीं ना कहीं डर रहा है कि ये उनको उकसाना दें कि अर्जेंटीनियन फोर्सेस जाके फॉकलैंड आइलैंड दोबारा ले लें। अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ पे रूस और चीन का दबदबा ख़त्म करना। दूसरा, वो वहाँ पे जितने रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रेयर अर्थ हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो गोल्ड हो, कॉपर हो, बहुत रिजर्व्स की अनुमान है उस जगह पे, ग्रीनलैंड पे, वो उस पे पूरा कब्जा लेना चाहता है। तो ग्रीनलैंड को मद्देनज़र रखते हुए अभी एक हाल में जर्मन ऑथर हैं, उनका नाम है कार्लो रुसफुलंग। उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने बोला है कि ये जो वो रशिया है ये 2028 तक यूक्रेन से समझौता करके एस्टोनिया के कुछ आइलैंड्स पे कब्जा कर ले, और ये एक बेस्ट सेलर बन गई है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये हकीकत हो सकती है। तो रूस, चीन और अमेरिका इस वक्त जो जंग चल रही है वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को लेके है। तो जैसे साउथ अमेरिका में
अमेरिका ने कहीं ना कहीं इनको बता दिया है, रूस और चीन को, कि आप बाहर रहिए। ऐसे ही रूस और चीन अपना वेस्टवर्ड इन्फ्लुएंस बढ़ाने के चक्कर में है, उसको ये ट्रंप हॉल्ट करना चाहता है। जो अमेरिकन एवरेज लोगों का जो हमने सर्वे मैं पढ़ रहा था जो लिया है, उसमें सिर्फ 17% लोग एग्री करते हैं कि फोर्सफुली लेना चाहिए, और सिर्फ 2% लोग हक में हैं कि फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी से युद्ध करके हमें ग्रीनलैंड हथियाना चाहिए। जबकि मेरी समझ से आज से 80 साल तक यूरोप सिर्फ अमेरिकन हथियारों पे ही काम चला रहा था। अब अगर उसको युद्ध भी लड़ना है अमेरिका से, तो उसको फिर अमेरिका से ही हथियार ना लेने पड़ेंगे। एक अजीब सी विडंबना है। जो इस चीज़ को एक भारत की नज़र से जब मैं देखता हूँ तो इसमें बड़े सारे लेसन्स हैं हमारे। सबसे बड़ा लेसन ये है, अगर आप देख रहे हो, ऑप सिंदूर के बाद जितने टॉप यूरोपियन हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो भारत आए हैं। आप पूछेंगे क्यों आए हैं? उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उसमें अभी व्लादिमीर पुतिन आए अक्टूबर में, उसमें हमारे पास जर्मन चांसलर आए अभी इसी महीने। ये जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, और अभी 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन आ रहे हैं, पोलिश फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर आके गए हैं। ये जितने यूरोपियन कंट्रीज़ के टॉप डिप्लोमेट्स हैं, ये भारत क्यों आ रहे हैं? अगर आप गौर से देखें तो ऑप सिंदूर के बाद भारत की छवि बढ़ गई है। नेटो कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है। उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमें एक ऐसा कंट्री चाहिए, ये रूस और चीन के पास ये जा नहीं सकते, तो जो नेक्स्ट उभरती हुई पावर आ रही है दुनिया में वो भारत है। भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए उनसे, भारत को उनसे ट्रेड चाहिए, क्योंकि जो टैरिफ्स लगाए हैं अमेरिका ने वो भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यूरोप को एक इंग्लिश स्पीकिंग हार्ड वर्किंग कम्युनिटी चाहिए जो उनको सपोर्ट कर सके आगे बढ़ने के लिए। तो ऑल इन ऑल जो मैं अभी पढ़ रहा था कि 26 जनवरी को जो भी डेवोस में मीट चल रही है इस वक्त, दूसरा एंगल है यूएई का। तो यूएई के प्रेसिडेंट अल जायद अभी भारत में है आज। तो भारत जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है वो यूएई से पूरा करने के कगार पे है। और दूसरी तरफ जो एक्सेस बन रही है वो तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की है। यूएस और इजराइल अपनी जगह हैं, और रशिया, चाइना और ईरान एक अपनी एक्सेस है। तो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सीन में 4 एक्सेस बन रही हैं, और ये इंटरफेस ज़रूर रहेगा आपस में। भारत के अच्छे संबंध हैं सारे देशों से, ऐसा नहीं है, बट स्ट्रेटेजिकली अलाइनमेंट के लिए ट्रेड, कॉमर्स, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी में ये देश एक दूसरे से अलाइन होंगे। ये आने वाले दिनों में हमारे को देखना पड़ेगा कि अमेरिका की जो जनता है वो किस हिसाब से लेती है अगर ये ग्रीनलैंड टेक ओवर करते हैं। बट स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के हिसाब से अगर आप ज्योग्राफिकली भी देखें तो ग्रीनलैंड बहुत इम्पोर्टेंट देश है, और अमेरिका पूरी कोशिश करेगा आने वाले कुछ दिनों में अपना झंडा वहाँ फहराने के लिए। और डेनमार्क जिसका वहाँ पे कंट्रोल है, उसके फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर और यूरोपियन यूनियन के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स अभी वॉशिंगटन गए थे। क्या बात हुई मुझे पता नहीं, बट जो मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका ने कुछ भी एग्री नहीं किया, उन्होंने कड़ा रुख अपनाया है। और हिटलर के बाद अगर लोग कहते हैं जो ग्लोबल टर्न अराउंड हो रहा है इस वक्त, वो इस पिछले 1 साल में स्टार्ट हुआ है। एज थिंग्स अनफोल्ड हम देखेंगे आगे बढ़ के क्या होता है। मेरे साथ देखते रहिए ऐसी और बहुत जानकारियाँ। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।